एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री अब कहाँ से संबोधित करते हैं? स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से। ये लाल किला है। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। वे माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे माता की ओर से, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वे अपने आप को तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ये चित्र में तैमूर और उसके उत्तराधिकारी को बताया गया है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। किसको? बाबर को। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में। सफादी ईरान से अकबर हुमायूं के समय। औरंगजेब के शासन में गोलकोंडा और बीजापुर पर अधिग्रहण किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। अग्नियास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोपों गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। गोली और तोपों का बाबर ने पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में यूज किया। मुगल साम्राज्य। मुगल सम्राट। प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1550 से 1556 हुआ। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। किसको? हुमायूं को। ईरान में हुमायूं सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इसे इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605।
13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासन को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है, 1556 से 1570, 1570 से 1585, 1585 1605। 1556 से 1570 के मध्य अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया और उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों, मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उजुबेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1568 में चित्तौड़ पर और 1569 पर रणथंभौर पर कब्जा किया अकबर ने। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए। इस अभियान की शुरुआत उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी अभियान चलाए। 1579 से 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साथ जोड़ लिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्ण सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की लेकिन वह असफल रही। शाहजहां ने 1627-1658 दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वो पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए, इसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा कर लिया गया। उजुबेकों के विरुद्ध अभियान चलाए जो असफल रहे। परिणामस्वरूप कांधार सफाविदों के हाथों से चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़े हुए। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत कई उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगजेब विजय हुआ और दारा सिकों और उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसके शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। किसने कैद किया शाहजहां को? औरंगजेब ने। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान की असफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों के हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। किसके कार्यकाल में? औरंगजेब के कार्यकाल में। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापेमार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रारंभ समय किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। अकबर का शासन 1605। कश्मीर 1586, चित्तौड़ 1568, रणथंभौर 1569, गुजरात 1572, मालवा 1561, पटना 1574, बंगाल 1574, गोलकोंडा 1687, बीजापुर 1685।
ये कब जीते गए उसके बारे में बताया गया। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा भाई होगा वही राजा बनेगा, उस पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाण, यहाँ पे राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवाओं की राजकुमारी थी। वो अंबर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की मां कछवाओं की राजकुमारी थी, जो वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों में स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। उन्हें जागीरें वतन वेतन जागीर के रूप में वापस कर दिए। मनसबदार और जागीरदार। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इसमें तुर्रानी, तुर्की, ज्यादा राजपूत, मराठे, अफगान, मुसलमान सभी थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए वे पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात से होता था, जातों की संख्या से। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, मतलब उसमें निशान मारते थे जला के, मतलब ऐसे घोड़े पर। तो सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन्हीं कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जात की श्रेणियां। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। ये जात के एक पदवी है, मतलब उपाधि है। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जिस भूमि से मनसबदार कर प्राप्त करते थे या राजस्व प्राप्त करते थे, उसे जागीर कहा गया है। यह तकरीबन इक्ताओं के समान ही थे, परंतु मनसबदार मुक्तियों, जो इक्ता पे राजस्व वसूलते थे, उनको क्या कहा जाता था? मुक्ति। अपने जागीर पर नहीं रहते थे। मनसबदार क्या करते थे? जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उस पर प्रशासन करते थे। उनके पास केवल जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे समय देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीरें मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था और अब जागीरों का आकार भी छोटा होता गया। औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र में ब्यौरे जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए, जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व
अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व को चुनौती दी। मतलब 17वीं शताब्दी के बाद में कई किसान विद्रोह हुए। अकबरनामा, अकबर ने अपनी करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को उसके शासन का इतिहास लिखने के लिए कहा। अबुल फजल ने अकबरनामा में उसका इतिहास लिखा। यह 3 जिल्दों में बांटा गया था। ये यहाँ लिखा। तीसरी जिल्द को आईन अकबरी कहा गया है। अबुल फजल, आईन अकबरी। अकबर की नीतियां, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। बख्शी, जैसे बख्शी क्या होता था? सैनिक वेतनाधिकारी। बख्शी है सैनिक वेतनाधिकारी। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था सदर। फौजदार होता था सेना नायक और कोतवाल होता था नगर का पुलिस अधिकारी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्वक कहें कि भाई हाँ ये स्वीकार कर ले, उसे कहते मतांधता। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे, जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाने में हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल, सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई। सुलह कुल की नीति क्या थी कि शांति बनाए रखे, अर्थात सहिष्णुता बनाए रखे। धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। मतलब सभी धर्म एक समान, सभी धर्मों के साथ एक समान सा व्यवहार किया जाता था। इसके केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्याख्या जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों में फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उसने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। 17वीं सदी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई और उस काल में उसमें सामाजिक असमानताएं भी काफी बढ़ी। इसमें बताया गया है कि मनसबदार जो 800 में से 445 ही थे, कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% थी। साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5%
उनके सम या उनके सवारों के वेतन के रूप में इस्तेमाल करते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। बाकी लोगों के पास इतना धन नहीं पहुंच पाता था, सब मनसबदार ही खर्च कर लेते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और वह आपस में स्वतंत्र होते गए। धीरे धीरे जैसे हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1526 ओटोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। इन्होंने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रेलिया को घेर लिया। उनकी फौजों ने बगदाद और ईरान भी हथिया लिए। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया था। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 समाप्त हुआ।